हेलो एथलीट्स। अक्सर आपने देखा होगा फुटबॉल खिलाड़ी सामने अगर डिफेंडर होता है तो वो लॉफ्टेड किक यानी लॉन्ग पास करके इसमें वो डिफेंडर के ऊपर से बॉल ले जाता है और अपने टीममेट को बॉल दे देता है। या फिर आपने हॉकी में देखा होगा कि वो स्कूप करता है और बॉल पूरी ऊपर उठ जाती है, एक पैराबोलिक शेप बन जाता है और अपने टीममेट को बॉल मिल जाती है। तीसरा उदाहरण लॉन्ग जंप या फिर हाई जंप में अपनी बॉडी को ही प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है, जिससे वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर सकें। मतलब लॉन्ग जंप है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकें और अगर हाई जंप है तो मैक्सिमम हाइट को कवर कर सकें। तो इन सभी कंडीशन में पहले तो बॉडी आगे की ओर जाती है, फिर धीरे धीरे एक हाइट के बाद धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट या बॉडी नीचे आना शुरू कर देती है। तो ये एक तरह का मोशन होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है ये प्रोजेक्टाइल मोशन और साथ में हम देखेंगे कि ट्रेजेक्टरी क्या है, रेंज क्या है और कौन सा यूनिवर्सल एंगल है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो जिससे आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकें। इसके साथ हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन को अफेक्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ही होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन हो रहा है उसे ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को आपने स्पेस में थ्रो किया या तो हॉरिजेंटली या फिर किसी एंगल के साथ, तो वो क्या होगा, शुरुआती दौर में तो ऊपर जाएगा क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, उसे इनिशियली ताकत लगा के फेंका है, तो शुरुआती दौर में तो वो ऊपर जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद ग्रेविटी जो है के कारण वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक बार मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो ग्रेविटी के कारण नीचे आना शुरू कर देगा। तो इस मोशन को ही हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द स्पेस विद एन एंगल एंड इट इज फ्री टू फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें दूसरी बात ये है, कोई ना कोई पाथ, कोई ना कोई रास्ता तो इसने तय किया होगा। तो ये जो रास्ता इसके द्वारा तय किया गया है इसे बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रेजेक्ट्री, यानी जो भी पाथ उसने फॉलो किया उसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और कितने तरह की ट्रेजेक्ट्री होती है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री कैसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी ट्रेजेक्ट्री हो सकती है। लेकिन जो भी पाथ फॉलो किया गया है प्रोजेक्टाइल द्वारा उसे ही हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। जनरली ये पैराबोला की शेप में होता है, यानी एक हाफ सर्कल के शेप में ही होता है। तो इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। जो ये शेप ट्रेजेक्ट्री ने लिया है ये पैराबोला का शेप इसे बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा दूरी, डिस्टेंस, मान लीजिए अगर आप लॉन्ग जंप करना चाहते हैं तो लॉन्ग जंप में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कवर करें। तो अगर हम दूरी देखेंगे इसमें, इस पैराबोला में सबसे ज़्यादा दूरी क्या होगी, तो इस जगह से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है, जैसे कि सर्कल में डायमीटर होता है उसी तरह से आप समझिए ये सबसे ज़्यादा दूरी होगी जिसे हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका, इस पैराबोला के लिए इसका रेंज। तो ये बात दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक चीज और जानिए, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है, यानी 2 डायमेंशन में एक साथ चलता है। कैसे? जैसे देखिए, पहला आपने फोर्स लगाया, मान लीजिए फुटबॉल में आपने किक किया और बॉल जो है धीरे धीरे एक पाथ को फॉलो करते हुए, क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी दी तो ये धीरे धीरे ऊपर गया, तो एक फोर्स तो आपका कहां लग रहा है कि ऊपर की ओर, यानी कि एक वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और दूसरा फोर्स कहां लग रहा है, क्योंकि बॉल जो है आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है, तो एक फोर्स तो ऊपर उठ रही है बॉल,
तो ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। और दूसरा जो है फोर्स जो है आगे की ओर बॉल जा रही है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो धीरे धीरे बॉल जो है धीरे धीरे आगे जा रही है, ऊपर जा रही है, और एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे बॉल जो है नीचे आना शुरू हो गई। बॉल लेकिन आगे हमेशा जाती रही जब तक कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी खत्म ना हो जाए। तो ये हो गया आपका 2 डायमेंशन में होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं, ये मैंने एरो बनाया है, उसे बोलते हैं वाई कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट। और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है फोर्स का, एक्स कंपोनेंट, यहां पर मैंने लिख दिया है। आइए अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ए ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। जो भी रास्ता प्रोजेक्टाइल लेता है उसे ही हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, किसकी वजह से पाथ जो है वो अफेक्टेड होता है। लेकिन उससे पहले देखते हैं ट्रेजेक्ट्री किस किस तरीके की हो सकती है। तो सबसे पहला उसमें देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। तो पहला होता है वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। वर्टिकल मतलब समझ लीजिए आप इस तरह की ट्रेजेक्ट्री हो, मतलब आपने ऐसे एंगल में बॉल फेंका और वो उसी एंगल में वापस आ गया, 90 डिग्री पे फेंका और वो वापस आ गया। या फिर आपने बास्केटबॉल शूट किया और वो फिर सीधा ड्रॉप हो गया वहां से। तो इस तरह की एक ट्रेजेक्ट्री को हम बोलेंगे वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। दूसरा है ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री का मतलब जो 90 डिग्री पर ना हो, यानी थोड़ा सा तिरछा हो। मान लीजिए बॉल मारा आपने और यहाँ से ऐसे गया और ऐसे गया, तो इसे हम लगभग पैराबोला ही बन रहा है इसमें भी, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। थर्ड टाइप जो है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आप सीधे खड़े हैं और अपनी बॉल को आपने हॉरिजॉन्टली अपने पार्टनर को दे दिया है, यानी आप यहाँ से खड़े हैं और बॉल को आपने ऐसे पास किया और थोड़ी देर के बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बॉल अपने आप नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से पहले समानांतर गई, उसके बाद जो है डाउन हो गई, तो इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्ट्री। तो ये 3 तरह की ट्रेजेक्ट्री होती है। ये रास्ते प्रोजेक्टाइल द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब किन की वजह से ये प्रभावित हो सकते हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो मेनली जो ये 6 कारण लिखे हुए हैं, इनकी वजह से ट्रेजेक्ट्री अफेक्ट होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अलग से आप पढ़िएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, फैक्टर अफेक्टिंग ए ट्रेजेक्ट्री। तो पहला फैक्टर क्या हो सकता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले देख लीजिए क्या क्या 6 कारण हो सकते हैं। एंगल ऑफ रिलीज, यानी किस एंगल पे आप रिलीज कर रहे हैं। दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियली आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। थर्ड है रिलेटिव हाइट, अलग अलग हाइट से आप थ्रो करते हैं उसके बारे में देखेंगे। एयर रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे ग्रेविटी और स्पिन, इनका प्रभाव पड़ता है ट्रेजेक्ट्री पे, इसे अब हम डिटेल में देखेंगे। तो अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेजेक्ट्री में जो सबसे पहला पॉइंट है एंगल ऑफ रिलीज। इसका मतलब है किस एंगल से उस ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है जिससे कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की जाए या फिर मैक्सिमम रेंज को कवर किया जाए, उसे प्राप्त किया जाए। आसान भाषा में जेवलिन, शॉट पुट, डिस्कस, ये हम क्यों थ्रो करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर कर ले जिससे कि हम विनर हो जाएं। तो इसका मतलब यही है, रेंज जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ज़्यादा कवर किया जाए। तो ये किस एंगल पे उस ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, शॉट पुट को, डिस्कस को या किसी भी इक्विपमेंट को जिसमें हम रेंज ज़्यादा चाहते हैं, तो किस एंगल पर फेंका जाए। तो उसके लिए एंगल होता है यूनिवर्सल एंगल, जिसे हम बोलते हैं 45 डिग्री का एंगल। उस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा। देखिए यूनिवर्सल एंगल है 45 डिग्री टू कवर ए मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम दूरी को वो कवर कर सकता है। तो इसलिए कोई भी थ्रोइंग इवेंट में हम कोशिश करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को क्लोज टू, एकदम 45 डिग्री पे नहीं जा रहा है, नहीं फेंक रहे हैं, तो उसके क्लोज कम से कम रहें। इसी में एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को माना कि 30 डिग्री एंगल के साथ थ्रो किया गया
और फिर उसी ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी के साथ, सेम फोर्स के साथ दोबारा 60 डिग्री एंगल से फेंका गया, तो वो सेम स्थान पर ही गिरेगा। इसे समझ लीजिए, किसी ऑब्जेक्ट को हमने 30 डिग्री एंगल के साथ फेंका, प्रोजेक्ट किया, तो वो थीटा इसका हो गया 30 डिग्री एंगल और ये 20 मीटर गया। अब हम एंगल बदल रहे हैं, अब हम सेम फोर्स लगा के बाकी सारी कंडीशन सेम करके 60 डिग्री एंगल के साथ फेंकते हैं उसी ऑब्जेक्ट को, तो देखिए एंगल तो बढ़ गया लेकिन वो ऑब्जेक्ट फिर से 20 मीटर पर आकर गिरा। ऐसा क्यों हुआ? तो इस तरह के जब दोनों एंगल का एडिशन, यहां कितना हो गया 60 डिग्री एंगल, दोनों एंगल का एडिशन मिलकर वो 90 डिग्री हो जाता है, तो उस एंगल को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर इस कंडीशन में क्या होगा, अगर देखिए 60 + 30 = 90, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया। तो अगर इसे फेंका जाएगा 30 डिग्री तब भी ये सेम डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर दोबारा से इसे 60 डिग्री एंगल पे फेंका गया तब भी ये 20 मीटर यानी सेम डिस्टेंस को ही कवर करेगा। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए पहले उसे 20 डिग्री एंगल से फेंका गया, तो वो यहां पर गिरा 20 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है। फिर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा 20 का 70 T 90 तब हो जाएगा। दूसरा आपने 70 डिग्री एंगल के साथ फेंका, तो वो वस्तु जो है सेम जगह पर ही गिरेगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप कैसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? उसका आसान सा तरीका है, 90 डिग्री माइनस थीटा कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। सेकंड पॉइंट है इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड, यानी जितना फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली आपने फेंक दिया, तो वह अगर ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दी, तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग जंप करना चाहता है, तो वो क्या करता है, फाइनल स्टेज पे आकर पूरी ताकत से अपने नी को फ्लेक्स करता है, पूरा डाउन जाके फिर पूरी ताकत से वो कूद जाता है आगे। वही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी उसने मैक्सिमम फोर्स जनरेट किया और एक बार में कूद गया, क्योंकि हवा में जाने के बाद कोई ताकत नहीं लगती है। तो इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी, उस वजह से वो उतनी दूरी तक जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है, यानी अगर ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा तो ज़्यादा दूर तक ऑब्जेक्ट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम फिक्स कर लेते हैं 45 डिग्री, यानी यूनिवर्सल एंगल हमने फिक्स कर दिया। अब हम वेलोसिटी अलग अलग रखेंगे। पहली बार किसी बॉल को हम मान लीजिए एंगल 45 डिग्री हर जगह सेम रहेगा, ये हम नीचे रेंज लिखा है, ऊपर हाइट लिखा है। तो पहली बार हम फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो पहली बार हमने फेंका 10 मीटर पर सेकंड, तो इतनी ही दूर तक गया। अब दूसरी बार जो है हम जो है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, एंगल सेम रहेगा, फेंक देते हैं, तो वो और दूर तक जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपने ताकत ज़्यादा लगाई, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा लगाई। अगर आप तीसरी बार फिर से सेम एंगल पर और ज़्यादा ताकत लगाते हैं, यानी मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड से लगाते हैं, तो वो और डिस्टेंस को कवर करेगा। यानी एग्जाम्पल यही है कि जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी दूरी तक वो डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी उतना रेंज ज़्यादा होगा। इसी में अगला पॉइंट है रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं और जहां पर फेंक रहे हैं, यानी लैंडिंग पिट में अगर हाइट में जो भी डिफरेंस है उसके रिलेशन में हम किस एंगल पे उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करें जिससे कि हम मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें। तो इसमें टोटल 3 कंडीशन बनती हैं। तो एक एक करके रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन में इन तीनों कंडीशन को देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि रिलीज हाइट 0 है, तो आपको एंगल रखना होगा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए 45 डिग्री एंगल।
इसे सिंप्लीफाई करते हैं, रिलीज हाइट 0 कब होगी कि मान लीजिए ग्राउंड पे आपने बॉल रख दी फुटबॉल, तो यानी रिलीज की कोई हाइट है नहीं, वहीं से आपको बॉल मारना है और लैंडिंग पिट भी बराबर है। तो इस समय फुटबॉल को अगर 45 डिग्री एंगल से थ्रो किया जाएगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहला यही कंडीशन है, कंडीशन 1, रिलीज हाइट अगर 0 है देन एंगल इज 45 डिग्री। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि रिलीज हाइट अगर ज्यादा है, ये मैंने एरो ऊपर लगाया है, रिलीज हाइट अगर ज्यादा है तो आपको एंगल कम रखना होगा। कितना कम रखना होगा? 45 डिग्री से थोड़ा कम रखना होगा। मान लीजिए अगर मैं टेनिस बॉल अपने पार्टनर को देना चाहता हूं अपने मैक्सिमम हाइट से, पूरा हाथ ऊपर एक्सटेंड कर दिया और यहां से देना चाहता हूं, तो मैं अगर थोड़ी सी एंगल को कम करूंगा तो मुझे मैक्सिमम एडवांटेज मिल सकता है। तो ये कंडीशन, जैसे ये देखिए 2 मीटर यानी मैक्सिमम हाइट से कर रहा है और यहां फेंक रहा है, तो धीरे धीरे एंगल जो है हल्का सा उसे 45 डिग्री से कम करना पड़ेगा। अब इसी में तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझिए कि बास्केटबॉल रिंग है यहां पर, यानी बास्केटबॉल रिंग होती है 3.05 मीटर पर होती है, इतनी हाइट, और किसी व्यक्ति की हाइट जो होती है 1.66, 1.70, 1.75, यानी उसकी व्यक्ति की हाइट यानी प्रोजेक्शन जो कर रहा है उसकी हाइट कम है, और वो जहां से प्रोजेक्ट कर रहा है यानी रिलीज हाइट, मतलब यहां से प्रोजेक्ट कर रहा है, रिलीज हाइट अगर कम है तो एंगल हमें बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा? मोर देन 45 डिग्री एंगल रखना होगा। यानी रिंग पर, बास्केटबॉल रिंग में अगर हम बॉल फेंकना चाहते हैं और यहां से फेंकते हैं तो हमें 45 डिग्री से ज्यादा एंगल रखना पड़ेगा। रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन में यही आपको लिखना है, यही बताना है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि चौथा पॉइंट हम देखते हैं, एयर रेजिस्टेंस किस तरह से अफेक्ट करता है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी ट्रेजेक्ट्री को। तो देखिए, जो प्रोजेक्टाइल होता है यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो एयर के थ्रू ही ट्रेवल करता है, और एयर क्या है, उसमें रेजिस्टेंस लगाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है आगे ना बढ़ पाए, जिसे हम ड्रैग भी बोलते हैं, यानी उसे वो पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो एयर रेजिस्टेंस के कारण वो चीजें आगे मूव नहीं हो पाती है, इसे ही हम एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे, और ये फैक्टर अफेक्ट करता है। लेकिन ये किस बातों पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया कैसा है, उसका मास कैसा है, और उसमें स्पीड कितनी है। ये 3 बातों पर ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक हमने बास्केटबॉल ली और एक हमने क्रिकेट बॉल ली, दोनों को हम थ्रो करते हैं, तो चूंकि बास्केटबॉल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द क्रिकेट बॉल। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमने शटल कॉक इस्तेमाल की, उस पर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा इन कंपैरिजन टू द गोल्फ बॉल। फिफ्थ पॉइंट है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और प्रोजेक्टाइल का मतलब मैंने पहले ही बताया, मोशन अंडर द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री है गिरने के लिए तो उसे ही हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि मान लीजिए यहां फुटबॉल किक किया तो पहले तो वो ऊपर गया और आगे भी बढ़ा, यानी 2 कंपोनेंट काम कर रहे हैं इस पर। एक है वर्टिकल कंपोनेंट, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से बॉल ऊपर जा रही है और साथ साथ वो आगे भी जा रही है। फिर देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर ले गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे। अब मैक्सिमम हाइट के बाद ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसे अपनी तरफ यानी जमीन की तरफ, नीचे की तरफ खींचने लगता है। अब मैक्सिमम हाइट से वो धीरे धीरे नीचे आने लगा, लेकिन देखिए आगे हमेशा बढ़ रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं खत्म होता है। ग्रेविटी के कारण जो है धीरे धीरे
वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है नीचे आने लगा और जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो गया और यहाँ पर जो है वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। यानी कि ग्रेविटी केवल वर्टिकल कंपोनेंट्स, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है उसी पर इफेक्ट करती है और उसे वो गुरुत्वाकर्षण बल जो भी चीज ऊपर हाइट में गई है उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है। यहाँ पर यही बताया गया है। तो जैसे अगर हाई जंप करते हैं तो उसमें क्या है, हाई जंप में ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो व्यक्ति नीचे आना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक दो पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी वस्तु का मास ज़्यादा है यानी वेट ज़्यादा है तो वो हाइट थोड़ा सा कम अचीव कर पाएगा इन कंपैरिजन टू जिनका मास कम है। दूसरा एक और चीज, हाई एल्टीट्यूड पे ग्रेविटी कम लगता है तो इसमें हम एडवांटेज ले सकते हैं, हाई जंप ज़्यादा कर सकते हैं किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाकर, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट कम होगा। छठा यानी लास्ट पॉइंट, स्पिन। स्पिन का भी इफेक्ट होता है ट्रेजेक्टरी पर। स्पिन जनरली हम 4 टाइप से देखते हैं, टॉप स्पिन, बैक स्पिन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इन सभी का इफेक्ट ट्रेजेक्टरी पे होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर टॉप स्पिन किया तो बॉल क्या है, तुरंत ड्रॉप डाउन हो जाएगी और एक लूप बना लेगी डाउनवर्ड। और वहीं अगर बैक स्पिन है, जैसे बास्केटबॉल को हम बैक स्पिन देते हैं तो वो क्या है, बॉल ऊपर की ओर उठ जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी और थोड़ी देर ज़्यादा एयर में स्टे रहेगी। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है ट्रेजेक्टरी पर। स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे जिन्हें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, पहला फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले से हम रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं और जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। तो इन तीनों फॉर्मूलों को भी आप ज़रूर से नोट कर लीजिए और साथ में आपको स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे तो उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।